क्या आप भी जो है सीटेट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं और सीटेट पेपर फर्स्ट मैथ में आपको डर लग रहा है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, कहां से आएंगे? तो हम आपको बता दें, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आपको। सीटेट पेपर फर्स्ट में मैथ के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 30 प्रश्नों में आपके 15 प्रश्न लगाने वाले आते हैं कंटेंट के, बाकी 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के आते हैं। आज इस क्लास में जो 15 प्रश्न पेडागोजी के आएंगे, ये कहां से आएंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे, अगर इस क्लास को आप देखते हैं तो 15 के 15 प्रश्न आपके सीटेट 2026 गणित पेडागोजी में जो है आप सही कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट में 15 प्रश्न तो पक्का हो जाएगा इस क्लास से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो इसमें सिद्धांत पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, बस इस क्लास में कंप्लीट कराने वाले हैं पूरा, ठीक है। और इसमें कुछ प्रश्न भी आपको लेकर के आएंगे जो 2011 से लेकर के 2024 एग्जाम तक बार बार पूछे गए हैं। जितनी भी सीटेट की परीक्षाएं हुई हैं 10-12 साल में, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। क्लास छोड़ करके मत जाइएगा, क्लास कंप्लीट देखिएगा अगर आप 15 नंबर अपना पक्का करना चाहते हैं तो। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, जैसे ये वाला प्रश्न आप देखिए, आपका 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 में पूछा गया, लगभग हर सेट में आता है। वेन हिले ज्यामिति जो है चिंतन से, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका बताएंगे। एक प्रश्न 2026 में आपका फिक्स है। यहाँ पे देखिएगा, गणितीय उपकरण टीचिंग लर्निंग मटेरियल मींस टीएलएम से भी एक प्रश्न आपका हर बार एग्जाम में आता है। जैसे 2014, 16, 19, 21, 22 और जो ऑनलाइन परीक्षा हुई 2022 के जितने भी शिफ्ट हुए, सब में ये प्रश्न आया टीएलएम से 2023 के। तो टीएलएम क्या है, पूरा कंप्लीट तैयार कराएंगे। बिल्कुल क्लास में बने रहिएगा आप लोग। 15 नंबर आप इस क्लास से पक्के कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 2012, 15, 18, 21, 2023 अगस्त में जो पेपर हुआ, 2024 जनवरी में भी जो पेपर हुआ, इससे प्रश्न आया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज आपके लिए। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण मींस डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। सब कुछ बताएंगे इस क्लास में आपको। इसके बाद गणित की प्रकृति देखिए, 2016, 18, 21 और 24 में आया, यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ये कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल लगभग 4 से 5 साल जो है सीटेट में रिपीट हुए हैं। हर बार जो है इसको हम कराएंगे। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, ये वाला प्रश्न देखिए 2016, 21, 23 में आया। इसके बाद यहाँ पे 12, 15, 21, 24 में आया। तो जो इधर कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके सभी प्रश्नों को इधर हम आपको कराएंगे, ताकि एक भी प्रश्न आपका मैथ पेडागोजी में गलत ना हो, ठीक है। ये प्रश्न आपका पास है। इस तरह ये प्रश्न है शिक्षण सामग्री से है। ये वाला श्रुति विश्लेषण से प्रश्न पूछा गया। ज्यामिति उपकरण से, स्थानीय मान से पूछा गया प्रश्न। फिर देखिए प्रतिचित्रण से प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे गणित की भाषा से प्रश्न पूछा गया। हाँ, ज्यामिति और आकृतियां से 10 ग्राम से पूछा गया। तो इतने प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट। तो जो लोग भी पेपर देने जा रहे हैं, इस क्लास को जरूर देख करके जाइएगा, मिस मत करिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा। तभी आप पेडागोजी के सभी प्रश्न सही करके आ सकते हैं। क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बिना कॉन्सेप्ट के, बिना सिद्धांत के आप क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे मैथ पेडागोजी के, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को कंप्लीटली, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वेन हिले का ज्यामितीय चिंतन। वेन हिले थ्योरी को जानेंगे कि वेन हिले कौन है। सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर वेन हिले कौन है? तो वेन हिले एक गणितज्ञ हैं, ठीक है। कौन है? एक गणितज्ञ हैं। इन्होंने कुछ थ्योरी दिया, कुछ सिद्धांत दिया बच्चों को लेकर के। उन्होंने कहा था कि बच्चों का 4 स्तर होता है किसी चीज को समझने के लिए। कितने स्तर बताए थे? 4 स्तर उन्होंने यहाँ पे। तो कौन कौन सा स्तर बताया था उन्होंने? स्तर 0 बताया था, स्तर 1 बताया था, लेवल 1, और यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 3 भी बताया था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ये टॉपिक आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, फिर इसको हम समझाते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए, यह सीटेट का सबसे पसंदीदा टॉपिक है। हर साल कम से कम 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। हर बार हर शिफ्ट में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, आपसे सबसे पहली चीज है पूछा क्या जाता है। आपके मन में प्रश्न होगा कि सर इनके थ्योरी से क्या प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे ही, इसमें प्रश्न भी बताएंगे किस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। यहाँ पे चलिए समझ लेते हैं क्या पूछा जाता है आपसे है। देखिए आपसे स्तर 0 पूछा जाता है, जिसे इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कहा जाता है। और स्तर 1 पूछा जाता है, ये जिसे इंग्लिश में एनालिसिस कहा जाता है। स्तर 2 पूछा जाता है, जिसे इनफॉर्मल डिडक्शन कहा जाता है, की पहचान करना, ठीक है। यानी आप कहेंगे सर ये सब
क्या है? कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं। वेन हिले महोदय ने कहा कि बच्चों को किसी भी चीज को समझने के लिए 4 स्तर उन्होंने बनाए। पहला स्तर 0, दूसरा उसके नीचे स्तर 1, फिर स्तर 2, स्तर 3। तो जो स्तर 0 में जब बच्चे होते हैं लेवल 1 में, तो वो क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, बस देखने के आधार पे, बस देखने के आधार पे ही उसको डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? कि ये कौन-सी वस्तु होगी। जैसे यहाँ पे आप एक बच्चे को आपने वर्ग दिखाया और आयत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, वह वेनहिले के किस स्तर पे है? तो ये स्तर 0 पे है। यानी स्तर 0 में जब जो कोई बच्चा होता है, तो सिर्फ़ वस्तुओं को देखने के आधार पे उसको समझ लेते हैं। जैसे आपने बच्चों को क्या दिखाया? बच्चों को मार्केट ले गए, बाज़ार, आपने दिखा दिया कि यह समोसा है, तो उसको वो त्रिभुज से रिलेट कर लेगा, ठीक है? जैसे आपने बच्चे से पूछा कि ये क्या है बाबू? ये बताओ ये क्या है? तो कहेगा ये हमारा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 भुजा इसमें भी है, 4 भुजा इसमें भी है। लेकिन बच्चा बस देखने के आधार पे कह दिया कि 4 भुजा इसमें है, 4 भुजा ये है। बच्चों को ये नहीं पता है कि ये हमारा वर्ग है, ये हमारा आयत है। तो जब बच्चा बस देखने के आधार पे आकृतियों का निर्धारण करता है, तो बच्चा का जो स्तर होता है, वो क्या होता है? स्तर 0 होता है, जिसे इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कहा जाता है या चाशुकरीण कहते हैं। चाशुकरण कहते हैं इसको, ये याद रखिएगा। कब? सिर्फ देखने के आधार पे। समझ गए होंगे? हाँ सर। यहाँ पे देखिए, स्तर 1, तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे? वेनिले का ज्यामितीय चिंतन में इन्होंने 2 स्तर दिए यहाँ पे, स्तर 0 और स्तर 1। ये जो स्तर 0 है, ये पीआरटी के लिए, प्राथमिक के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर बार एग्जाम में आता है। प्रश्न क्या पूछता है अभी हम आपको बताएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इस पे गणितीय उपकरण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप जितने भी सेट उठा करके देखेंगे 2011 से लेकर के 2024 तक, हर पेपर में ये आया हुआ है। यानी टीएलएम से प्रश्न पूछा जाता है। आपके मन में होगा कि सर टीएलएम क्या होता है? यह एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। टीचिंग मतलब पढ़ाने के लिए, लर्निंग मतलब सीखने के लिए, मटेरियल मतलब मटेरियल होता है। यह जो है कि बच्चे, यह जो है शिक्षक या शिक्षिका और बच्चे के बीच एक सामग्री होती है, जिसके माध्यम से शिक्षक बच्चों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझा पाते हैं और बच्चे ही बड़े आसानी चीजें से सीख पाते हैं। यह एक प्रकार का मटेरियल होता है। अब कौन-कौन से मटेरियल है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसके माध्यम से बच्चे आसानी से सीखते हैं, जिसमें बच्चों का रुचि जागृत होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन-कौन से हैं। सबसे पहला आपका है अबेकस। अब आप कहेंगे सर अबेकस क्या होता है? ये किस प्रकार का मटेरियल है? इससे बच्चों को क्या सिखा सकते हैं? तो देखिए, अबेकस का प्रयोग करके बच्चों को स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और गणना, गिनती सिखाने के लिए किया जाता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि अबेकस का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है बच्चों को? तो अगर बच्चों को स्थानीय मान की अवधारणा सिखानी है या गिनती सिखाना हो, गणना सिखाना हो, तो आप अबेकस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अबेकस का प्रयोग करेंगे, हम एक शिक्षक हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? जियो बोर्ड क्या होता है? सर हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। तो देखिए जियो बोर्ड क्या होता है आपका है, जब बच्चों में आपको ज्यामिति, आकृतियों और उनकी विशेषताओं को पहचानने के लिए जो है कि जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। देखिए ज से जियो बोर्ड और ज से ज्यामिति। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री। जैसे हम लोग जब 6, 7, 8 में पढ़ाते हैं बच्चों को, या बच्चे पढ़ते भी हैं, तो उसमें 2D और 3D आकृतियां होती हैं। जैसे बच्चे को वर्ग के बारे में पढ़ाना हो, यहाँ पे आयत के बारे में समझाना हो, आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ाना हो, वृत्त के बारे में समझाना हो बच्चे को, ठीक है? किसी भी इन सब चीजों की आकृतियां, तो ये सब क्या है? 2D आकृतियां हैं। तो बच्चों को ज्यामिति वाली जो चीजें हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड जब कोई चीजें समझानी रहती है, तो और उनकी विशेषता बतानी रहती है, तो जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। जियो बोर्ड के माध्यम से बच्चा बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकता है। तो पता चल गया होगा जियो बोर्ड का प्रयोग क्या होता है। जो से जियो बोर्ड, जो से ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति आकृतियों को, फिगर्स को सिखाने के लिए। ये सब ज्यामिति आकृतियां हैं। पढ़े थे कि नहीं चैप्टर? क्लास 6, 7, 8 में एक ज्योमेट्री वाला चैप्टर होता है कि नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो उसमें क्या होता है कि 2D और 3D आकृतियों का अगर बच्चों को ज्ञान कराना है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, इन सब चीजों के बारे में, तो जियो बोर्ड एक बेहतरीन जो है कि टीएलएम माना जाता है, एक मटेरियल माना जाता है।
ठीक है? चलिए अब देखिए ये सर ग्राफ पेपर क्या है हम लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है? अब आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं? मैं आपको बता दूँ, कई बार ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं और ऐसे मैच करने के लिए। जब पता रहेगा तब ना कि जियो बोर्ड का कहाँ प्रयोग करते हैं, अबेकस का कहाँ पे प्रयोग करते हैं, हम इस पे प्रश्न भी ला रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं लाएँगे। तो ध्यान से देख कर के क्लास को समझिएगा आप लोग यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जो ग्राफ पेपर है और ग्रिड पेपर, इसका प्रयोग क्या होता है? तो आप ग्राफ पेपर या ग्रिड पेपर का प्रयोग करके बच्चों को दशमलव संख्याओं को यानी डेसिमल्स की तुलना और गुणा करना सिखाने के लिए किया जाता है। तो आपको याद कर लेना है कि ये जो ग्राफ पेपर और ग्रिड पेपर होता है, इससे बच्चों को जो है कि दशमलव के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? दशमलव के। जैसे जियो बोर्ड, ज से जियो बोर्ड, ज से ज्योमेट्री के बारे में, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, इन सब चीजों के बारे में। अबेकस क्या है? स्थानीय मान और गिनती सिखाने के लिए होता है। उसी तरीके से ग्राफ पेपर और ग्रिड पेपर का प्रयोग जो है बच्चों को दशमलव संख्याओं की तुलना करना और गुणा करना आपस में सिखाया जाता है। इसके माध्यम से बच्चे बड़े ही आसानी से और रुचि पूर्वक जो है कि सीख जाते हैं। ठीक है? ये एक प्रकार का टीएलएम होता है। ठीक है? मटेरियल होता है। इसके बाद एक और आपका यहाँ पे डाइस ब्लॉक। ये क्या होता है? डाइस ब्लॉक क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइस ब्लॉक का प्रयोग सर कहाँ पे करते हैं? अगर बच्चों को जोड़ सिखाने के लिए, घटाव सिखाने के लिए और अस्थानीय मान भी सिखाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है डाइस ब्लॉक का। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे डाइस ब्लॉक का प्रयोग है बच्चों को जोड़, घटाव, अस्थानीय मान सिखाने के लिए, ग्राफ पेपर या ग्रिड पेपर दशमलव की तुलना या गुणा सिखाने के लिए और जियो बोर्ड ज्योमेट्री के लिए और बेकस स्थानीय मान और गणना के लिए होता है। तो मन में इसको फीड कर लेना, अच्छे से सेट कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 प्रश्न बस इस वाले कॉन्सेप्ट से आपके पेडागोजी में आते हैं। और नहीं पता रहेगा इनका प्रयोग कहाँ पे होता है तो आप सही नहीं कर पाएंगे प्रश्न को। चलिए अगले वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और देखिए ये रहा आपके पास एनसीएफ 2005। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 से हर बार प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। क्या है एनसीएफ 2005? पहले समझ लेते हैं। एनसीएफ 2005 और गणित का संकीर्ण बनाम उच्च लक्ष्य गणित शिक्षण के उद्देश्यों पर सवाल हर साल पूछे जाते हैं इससे एनसीएफ 2005 से। देखिए कितने साल आपके पूछे गए। अब इस जनवरी 2024 में भी इससे प्रश्न आपका आया था। समझ लेते हैं इसका मुख्य बिंदु क्या है, इसका मतलब ही क्या है, एनसीएफ 2005 क्या कहता है बच्चों के लिए, बालकों के लिए। देखिए मुख्य बिंदु क्या है, संकीर्ण लक्ष्य यानी नैरो एम, संख्यात्मक कौशल विकसित करना। यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों के अंदर जो है संख्यात्मक कौशल को आपको क्या करना है, विकसित करना है। यानी संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। संख्यात्मक कौशल मतलब संख्याओं का ज्ञान बच्चों को हो जाएगा तो बच्चा जोड़, घटाना, गुणा, भाग और आगे की भी अवधारणा को बड़ी ही आसानी से सीख जाएगा। तो एनसीएफ 2005 हमसे कहता है कि बच्चों के अंदर जो है संख्यात्मक कौशल को क्या करना है, विकसित करना है। यहाँ पे देखेंगे उच्च लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि बच्चों के संसाधनों का गणितीयकरण करना और तार्किक सोच विकसित करना। तो ये एनसीएफ 2005 हमसे दो चीज कहता है। पहली चीज क्या कहता है, संख्यात्मक कौशल करना मतलब विकसित करना, बच्चों के अंदर संख्याओं का पर्याप्त ज्ञान विकसित होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये चीज कहता है इसका उच्च लक्ष्य क्या होता है, इसका उच्च लक्ष्य होता है कि बच्चों के संसाधनों का गणितीयकरण करना। ये जो वर्ड है गणितीयकरण करना याद रखिएगा, मैथमेटाइजेशन, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी बच्चों को गणित रटाना नहीं है। गणितीकरण का मतलब होता है, समझ लीजिए गणितीकरण शब्द का अर्थ क्या होता है, बच्चों को गणित रटाना नहीं है, बच्चों को गणित को समझाना है, बच्चों के अंदर गणित की सोच विकसित करनी है। कई बार देखे होंगे बच्चे जो है गणित के क्वेश्चन रटते हैं, स्टेप बाय स्टेप रट लेते हैं, लेकिन गणित कभी भी रटी नहीं जा सकती है। एनसीएफ 2005 हमसे कहता है कि बच्चों के अंदर जो है गणितीयकरण करना और उनके अंदर तार्किक सोच विकसित करना होता है ताकि बच्चे तर्क वितर्क कर लें। फिर मैं इसका कंक्लूजन बता दे रहा हूँ। एनसीएफ 2005 हमसे क्या कहता है, बस 3 चीज आप याद रखिएगा। पहली चीज क्या कहता है यहाँ पे है कि बच्चों के अंदर संख्यात्मक कौशल विकसित करना, बच्चों के अंदर संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात ये कहता है, यहाँ पे क्या कहता है हमसे, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों के अंदर गणितीयकरण करना है, गणित को रटाना नहीं है, बच्चों को गणित को समझाना है, उनके अंदर सोच विकसित करनी है। और तीसरा पॉइंट कहता है बच्चों के अंदर जो है तर्क विकसित करना है। ये देखिएगा तार्किक सोच विकसित करना है। तो ये गणितीयकरण, तार्किक सोच और यहाँ पे संख्यात्मक कौशल, ये तीनों चीज आप
ध्यान में रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे भी गणित की बात आएगी तो तार्किक, गणितीयकरण और संख्यात्मक कौशल आपके यहाँ पे एनसीएफ 2005 से रिलेटेड हैं। समझ में आ गया एनसीएफ 2005? हाँ सर, हर क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। 2 प्रश्न आपका यहाँ से फिक्स होता हुआ। यहाँ पे लीजिए आपके पास ये पूछा गया नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण जिसे इंग्लिश में डायग्नोस्टिक्स एंड रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये हमें समझ में नहीं आया, ये होता क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप इसको देख लीजिए फिर समझा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि बच्चों की गलतियों को समझना और उन्हें सुधारने के तरीके, ये नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण सर क्या होता है? हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे देखिएगा इसका मतलब होता है कि बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, जब बच्चे सीखते हैं गणित को, कुछ भी सीखते हैं बच्चे, तो जो गलतियाँ करते हैं उसको समझना है और उसमें आपको सुधार करना है, मीन्स इम्प्लीमेंटेशन करना है। क्या करना है? सुधार करने के तरीके होते हैं। ऐसे समझ लीजिए, जैसे कब कोई मरीज कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो अगर डॉक्टर को उस मरीज की बीमारी का पता नहीं चलता है, तो डॉक्टर क्या करता है? उसका पहले डायग्नोसिस करता है। क्या करता है? डायग्नोसिस करता है, यानी नैदानिक परीक्षण करते हैं। तो जब उनका डायग्नोसिस हो जाता है, डायग्नोसिस का नाम सुने होंगे, तो डायग्नोसिस हो जाता है, तो डायग्नोसिस होने से क्या पता चलता है? डॉक्टर को पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर कौन सी बीमारी है। ठीक है? तो ये क्या किया डॉक्टर ने? नैदानिक परीक्षण किया और डॉक्टर को पता चल गया कि पेशेंट को ये वाली बीमारी है। फिर डॉक्टर उनका क्या करते हैं? फिर उपचार करते हैं, उपचार करते हैं, उस हिसाब से उनको रेमेडी देते हैं, दवा देते हैं। सेम काम यही शिक्षक का भी है बच्चों के साथ। पहले जब बच्चे बालक जो हैं, नन्हे मुन्ने बालक, उनका शिक्षक क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं, नैदानिक करते हैं। नैदानिक करने के बाद शिक्षक को ये पता चलता है कि बच्चों की गलतियों को समझ जाते हैं कि बच्चे गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है? तो नैदानिक हो गया, डायग्नोसिस किया। उसके बाद बच्चों को सुधारने की तरीके अपनाते हैं कि किस तरीके से बच्चों को सुधारा जा सकता है। तब बच्चों का उपचार करते हैं, तब बच्चों को रेमेडी दी जाती है। रेमेडी का मतलब वही सुधार किया जाता है, बच्चों का ट्रीटमेंट वहां पे सुधारने के तरीके अपनाए जाते हैं, किस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो ये चीज कुछ है नहीं, आप समझ गए होंगे है क्या। बस वही है कि बच्चा सीखने के दौरान जो गलतियां करता है उसको आपको समझना है और उसमें सुधार करना है। वही चीज आपकी कहलाती है नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। एक एक चीज को आपको समझ के जाना है। अगर क्लास को मेरे भाई छोड़ करके गए तो इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हर बार आते हैं। मैंने देखा ना यहाँ पे आपको दिया है, आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। और मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, अगर कॉन्सेप्ट सीख गए, सिद्धांत सीख गए, हर प्रश्न 15 के 15 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका मुख्य बिंदु क्या है, मेन पॉइंट क्या होता है नैदानिक परीक्षण का। देखिए, गलतियां अधिगम लर्निंग का हिस्सा होती हैं। यानी जो बच्चे होते हैं गलतियां करते हैं, ये जो गलतियां होती हैं ये सीखने का एक हिस्सा होती हैं। सही बात है भाई, बच्चे जब सीख रहे हैं तो गलतियां तो करेंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि गलतियां नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है अधिगम का एक हिस्सा होती है। पहले कमी का पता लगाना, यानी पहले क्या होता है? कमी का पता लगाना। कमी का पता कैसे लगेगा? जब हम बच्चे का डायग्नोसिस करेंगे, जैसे डॉक्टर पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है? तो पहले कमी का पता लगाना और फिर उसे सुधारना उपचारात्मक होता है। स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लिख दिया है, कमी का पता लगाना होता है नैदानिक, जैसे डॉक्टर पता करते हैं पेशेंट के रोग का। फिर उसके बाद उसमें सुधार करना क्या कहलाता है? उपचारात्मक। फिर जो पेशेंट को दवा दी जाती है उपचार कहलाती है। उसी तरह बच्चों के अंदर जो सुधार होता है उसको उपचारात्मक कहा जाता है। समझ में आ गया? ये मैं आपको बता दूं, मैथ में ही नहीं और सभी भी सीडीपी में भी, आपके हिंदी में भी पूछ लिया जाता है नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा। बेहतरीन समझ में आया होगा? हाँ सर, समझ में आ गया। आगे चलिए, क्लास में बने रहिए। अभी भी आपके 10 प्रश्न भी कराने हैं जो सेटेट एग्जाम में 7 से 8 वर्षों में लगातार रिपीट होते रहे। ठीक है? हाँ सर, बढ़िया है। यहाँ पे देखिए, गणित की प्रकृति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। हर बार कोई ऐसा एग्जाम नहीं सीटेट का जिसमें प्रश्न आता ही नहीं है। हर बार आता है ये प्रश्न गणित की प्रकृति से, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, ये क्या पूछा जा रहा है? पूछा जाता है कि गणित की प्रकृति क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, गणित की प्रकृति क्या है? तो समझ लीजिए गणित की प्रकृति क्या होती है। देखिए, गणित की प्रकृति का मतलब होता है कि गणित कैसा विषय है, इस पर आधारित प्रश्न।
ठीक है? गणित की प्रकृति का मतलब होता है कि गणित कैसा विषय है, इस पर आधारित प्रश्न। देखिए इसकी मुख्य विशेषता क्या है? गणित जो है कि तार्किक, याद रखिएगा यहाँ पे कहा ना गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की जो प्रकृति होती है तार्किक होती है। कैसी होती है? तार्किक। बच्चे तर्क-वितर्क के माध्यम से गणित ज़्यादा सीखते हैं, यानी लॉजिकल होती है इंग्लिश में। और क्या होती है? अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट होती है और पदानुक्रमित मीन्स हेरिकल होती है। ठीक है? यानी गणित की प्रकृति 3 वर्ड याद रखिएगा। क्या होती है? तार्किक होती है सर, अमूर्त होती है और यहाँ पे आपका पदानुक्रमित होती है। जिस भी ये ऑप्शन में दिखे वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे। यानी ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। दिक्कत इसमें कोई? नो सर। चलें आगे चलता हूँ। यहाँ पे अब आपके पास आ गया प्रश्न और प्रश्न का जवाब अब आपको देना है और देखिएगा हर प्रश्न का आप आंसर दे लेंगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ा, गणित की प्रकृति हमने पढ़ा, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण पढ़ा, 2 से 3 प्रश्न, एनसीएफ से हर बार 2 से 3 प्रश्न, गणितीय उपकरण से 2 से 3 प्रश्न, वेन हीले थ्योरी से, ज्यामिति चिंतन से भी 2 से 3 प्रश्न हर बार आते हैं। ठीक है? चलिए तो सीधे प्रश्न पे चलते हैं और देखता हूं क्या इस प्रश्न का आंसर आप दे पाएंगे कि नहीं। चलता हूं प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पे शानदार प्रश्न यहाँ पे दिया गया यहाँ पे। ठीक है? प्रश्न क्या है यहाँ पे? प्रश्न हमारा है कि वेन हीले के सिद्धांत पर। पहला जो प्रश्न हमारा है किसके सिद्धांत पे? वेन हीले थ्योरी पे है, पूछा गया। यह प्रश्न आपका 2018, 19 और 22 में पूछा, 2026 में भी आएगा। ठीक है? क्योंकि हर बार पूछा जाता है। देखिए कहा है, प्रश्न पढ़ते हैं। एक 7 साल का बच्चा आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करता है। वेन हीले के अनुसार वह ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर है? अभी हमने आपको बताया कि जब कोई बच्चा, ये कितने साल का बच्चा है? 7 साल का बच्चा है। तो जब कोई बच्चा केवल वस्तुओं को दिखावट के आधार पे, देखने के आधार पे क्या करता है? वर्गीकृत करता है, डिफाइन करता है, तो वह जो है वेन हीले के अनुसार वह बच्चा किस स्तर पे है? यहाँ पे स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। यानी स्तर 0 जिसे हिंदी में मानसीकरण कहा जाता है, इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कहा जाता है और इसी को चाशुकरण भी कहा जाता है। ठीक है? चाशुकरण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया था इसका सही आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा? बताया था कि नहीं कॉन्सेप्ट आपका? वो बच्चा अभी स्तर 0 में है, सिर्फ वस्तु को देखा और बता दिया, बस देखने के आधार पे। ठीक है? तो ये स्तर 0 हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न आपके पास है जो मैं दूसरे टॉपिक से लिया हूँ। गणितीय उपकरण यानी ग्रिड पेपर से प्रश्न पूछा गया, टीएलएम से पूछा गया प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे है कि दशमलव संख्याओं जैसे 0.3, 0.03 की तुलना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन टीएलएम सबसे उपयुक्त है? बच्चों को क्या सिखाना है? बस एक वर्ड पकड़िए, बच्चों को दशमलव संख्याओं के बारे में सिखाना है। तो यहाँ से अबेकस का प्रयोग किया जाएगा, जियो बोर्ड के माध्यम से या ग्राफ पेपर या ग्रिड पेपर के माध्यम से या डाइंस ब्लॉक के माध्यम से आपको बताना है क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा? हाँ सर समझ में आ रहा है इसका सही आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफ पेपर या ग्रिड पेपर का प्रयोग जो है बच्चों को दशमलव संख्याओं का आपस में गुणा करने के लिए, दशमलव संख्याओं का आपस में तुलना करने के लिए, जो भी है दशमलव संख्या से रिलेट करके ग्राफ पेपर या ग्रिड पेपर का प्रयोग करते हैं। अभी आप कहेंगे सर ये कहाँ पे बताए हैं? यहाँ पे देखिए अभी मैं बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ। ग्राफ पेपर और ग्रिड पेपर का प्रयोग किसके लिए? दशमलव संख्याओं की तुलना के लिए और गुणा करने के लिए। कहा ना हमने प्रश्न ऐसे ही बनता है। ठीक है? यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वाला प्रश्न हो गया। अब सीधे चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। ये लीजिए इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2012, 15, 21 और 24 में भी आया ये प्रश्न, लेटेस्ट अभी आया है। ये गणित की प्रकृति से, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से पूछा गया प्रश्न। गणित की प्रकृति कैसे होती है? अभी मैंने चिल्ला चिल्ला करके बताया कि गणित की प्रकृति क्या होती है। यहाँ पे प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार
अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित में निपुणता प्राप्त करना बच्चों को, या बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, शब्द समस्याओं वर्ड प्रॉब्लम को हल करना और केवल गणना कौशल को विकसित करना। तो मैं आपको बता दूं, हमने अभी आपको बताया है कि गणितीयकरण करना बच्चों के अंदर, एनसीएफ 2005 कहता है बच्चों के अंदर तीन चीजें: संख्यात्मक कौशलों का विकास होना चाहिए, दूसरी चीज मैंने बताया गणितीयकरण होना चाहिए, तीसरा चीज होना चाहिए तार्किक क्षमता का विकास करना चाहिए। गणितीयकरण करना का मतलब है बच्चे को गणित रटाना नहीं है, बच्चों को गणित समझाना है, उसके अंदर गणित की सोच विकसित करनी है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं पीछे ही बताया था, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, इसीलिए कहा था आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, तार्किक होती है, पदानुक्रमित होती है, अमूर्त होती है, और इसके ऊपर यहाँ पे देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैंने सब कुछ आपको बताया है। तो अगर ध्यान से देखेंगे ना तो सभी प्रश्न आप सही कर लेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहेंगे तब। यहाँ पे ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपका 2019-22 में पूछा गया। क्या है कि शिक्षण सामग्री डाइंस ब्लॉक से प्रश्न है। बताइए डाइंस ब्लॉक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को स्थानीय मान प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें से किसका उपयोग आपका नहीं किया जाता है? डाइंस ब्लॉक का, अबेकस गिनतारा का, रूबिया नोट का, संख्या चार्ट का। आप लोग बताएंगे किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए अबेकस का प्रयोग जो है स्थानीय मान की अवधारणा सिखाने के लिए था कि नहीं, ऊपर था। अबेकस का प्रयोग दो चीजों के लिए होता है, एक स्थानीय मान की अवधारणा और गिनती गणना सिखाने के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता है। डाइंस ब्लॉक का प्रयोग जो है कि बच्चों में जोड़ घटाना और स्थानीय मान, ये भी सही है सर। रुपया नोट का भी प्रयोग जो है बच्चों में जो है स्थानीय मान का सिखाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी आपका सही है। लेकिन संख्या चार्ट का प्रयोग जो है इसके लिए नहीं किया जाता स्थानीय मान। तो संख्या चार्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसके लिए नहीं किया जाता है स्थानीय मान के लिए। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है जो त्रुटि संशोधन से पूछा गया, एरर एनालिसिस से पूछा गया। जो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 चैप्टर से पूछे जाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि सब एक ही जो है 15 चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे। पूछा है कि गणित में जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि यानी जब बच्चे गणित सीखते हैं तो उसमें जो गलतियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, वो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? ये दर्शाती हैं कि बच्चे की बुद्धि कम है। क्या ये दर्शा रही बच्चे की बुद्धि कम है? ये शिक्षकों को छात्रों को अंक देने में मदद करती हैं। ये इस बात की अंतर्दृष्टि देते हैं कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं को निर्माण कैसे किया है। त्रुटियों का गणित में कोई स्थान नहीं है। ये प्रश्न आपका देखिए आपका पूछा गया। आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर? बिल्कुल सही आंसर आप लोग सोच रहे होंगे सर सी वाला होगा। देखिए गणित में जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, इस बात की अंतर्दृष्टि होती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं को निर्माण कैसे किया है। ये बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में यहाँ पे गणितीकरण होगा आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये लीजिए प्रश्न, ज्यामितीय उपकरण से जियो बोर्ड से प्रश्न पूछा गया। हमने आपको बताया था ना जियो बोर्ड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ज से जियो बोर्ड, ज से ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री। यहाँ पे पूछा गया जियो बोर्ड किसके शिक्षण के लिए प्रभावी साधन है। द्विविमी 2D आकृतियों की विशेषता पहचानने के लिए, आयतन के लिए, संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना, या त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री सिखाना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको क्या कहा, ज से जियो बोर्ड, ज से ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या आ जाएगा? ज्योमेट्री में आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये सब चीजें आएंगी। तो जो किसमें 2D और 3D बताया था कि नहीं, 2D और 3D। तो सही बात है, 2D वाले ये सब 2D आकृतियां होती हैं, ये सब 2D है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 2D आकृतियों की विशेषता पहचानना, ये सही हो जाएगा। एक प्रश्न और आपके पास आता हुआ अगले चैप्टर से। चैप्टर है जो आपका लेसन है स्थानीय मान और गणितीय संक्रियाएं से प्रश्न आपका है। प्रश्न क्या पूछा, एक बच्चा 45 को 405 लिखता है, शिक्षक के रूप में आप इस त्रुटि को कैसे सुधारेंगे। अगर आप एक शिक्षक हैं, एक टीचर हैं, किसी बच्चे ने गलती से 45 को 405 लिख दिया, तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? आप बताएंगे क्या करेंगे। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है इस तरह का प्रश्न। यहाँ पे है उसे 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए कहेंगे, क्या 10 बार लिखने से सही उत्तर से सुधार हो जाएगा? उसे डंडा मारकर समझाएंगे, ठोस वस्तुएं जैसे डाइंस ब्लॉक या अबेकस का उपयोग करके विनिमय सिद्धांत समझाएंगे,
यहाँ पे और डी यहाँ पे है उसे क्लास से बाहर खड़ा करेंगे। 15, 18, 22 और 24 में प्रश्न पूछा गया। देखिए, सिर्फ प्रश्न से मतलब हमें नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। कॉन्सेप्ट सीखिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आप कहेंगे सर कैसे? बताइए तो कैसे? अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा 45 को 405 लिख रहा है। इसका मतलब है जब हम लोग बचपन में लिखते थे हमको बोला जाता था लिखिए 405 लिखिए 2002 लिखिए 3008 लिखिए 442 लिखिए तो हम लोग नहीं लिख पाते थे। उसका सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या था? हम लोगों को जो है स्थानीय मान का नॉलेज नहीं था। स्थानीय मान का मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो 10,000 लाख यानी वंस टेंस 100,000 इन सब चीजों की हमें जानकारी नहीं थी। इसके वजह से हम नहीं लिख पाते थे। इसका मतलब है कि इसमें स्थानीय मान का ही खेल है। कोई ना कोई गेम है जिसकी वजह से बच्चा नहीं लिख पा रहा है। तो आप क्या करेंगे कोई ठोस वस्तु लेंगे जैसे इसमें डाइंस ब्लॉक हो जाएगा या अबेकस। ये डाइंस ब्लॉक भी स्थानीय मान के लिए था और अबेकस भी स्थानीय मान के लिए था। अबेकस का प्रयोग मैंने दो चीजों के लिए बताया था। अबेकस का प्रयोग एक स्थानीय मान के लिए और एक आपका गणना के लिए गिनती सिखाने के लिए बच्चों को किया जाता है। और डाइंस ब्लॉक का प्रयोग बच्चों को जोड़ सिखाने के लिए, घटाना सिखाने के लिए और स्थानीय मान का सिखाने के लिए। तो इसका प्रयोग करके उपयोग करके विनिमय सिद्धांत आप जो है बच्चों को सिखाएंगे। जो डाइंस ब्लॉक है इसके माध्यम से और अबेकस के माध्यम से ये बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है प्रतिचित्रण यानी जो मैपिंग होती है इससे प्रश्न भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास पूरा देख करके जाएगा। मिस करेंगे क्लास को तो फिर दिक्कत होगी भाई, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास मैं लेकर के नहीं आ पाऊंगा क्योंकि इस क्लास में आपके 15 के 15 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न आपका है कि प्राथमिक स्तर पर प्रतिचित्रण मैपिंग सिखाने का मुख्य लाभ क्या है? जब बच्चों को जो नन्हे मुन्ने बालक होते हैं प्राथमिक स्तर पर जब उनको मैपिंग सिखाई जाती है, इंग्लिश में इसको हिंदी में प्रतिचित्रण कहा जाता है, प्रतिचित्रण सिखाया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है? इसका क्या आप चाहते हैं बच्चों के जो है? तो पहला ऑप्शन है यह छात्रों में स्थानिक चिंतन स्पेशियल रीजनिंग को बढ़ावा देता है। यह अनुपातिक तर्क प्रोपोर्शनल रीजनिंग को प्रोत्साहित करता है। ए और बी दोनों हो जाएगा। यह केवल ड्राइंग ड्राइंग कौशल के लिए है। ड्राइंग मतलब पेंटिंग के लिए, कलर करने के लिए। 2016, 19, 21 में प्रश्न पूछा गया। अब मैं बात करता हूं आपसे कि सर प्रश्न समझ में तो आ गया लेकिन इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है सर क्या होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा। देखिए जो ये प्रतिचित्रण होता है ना इसका प्रयोग जो है बच्चों को जैसे मैपिंग अगर बताइए आप ही हम लोग मैपिंग सीखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। मैपिंग जब सिखाई जाती है तो इससे बच्चों को स्थानों, दूरी और अनुपात तीन चीज याद रखिएगा। अगर आप बच्चों को जो है अगर आप सिखा रहे हैं प्रतिचित्रण के माध्यम से इसका मुख्य लाभ जानते हैं क्या होता है प्रतिचित्रण से। प्रतिचित्रण के माध्यम से बच्चा जो है कि स्थानों, दूरी और अनुपात इनकी उनके अंदर एक समझ विकसित हो जाती है। मैपिंग में इन्हीं सारी चीजों का तो जानकारी दिया जाता है। स्थानों के बारे में, दूरी के बारे में मैपिंग देखे होंगे ना, यही सब सारी चीजें होती हैं। अनुपात के बारे में तो ये तीन चीजें जो है मैपिंग में प्रतिचित्रण में यूज होती हैं और ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। तो इसका मतलब है कि छात्रों में स्थानिक चिंतन, स्थानिक मतलब ये स्थानों दूरियों को लेकर के जो चिंतन एनालिसिस उसको भी बढ़ावा मिलता है। बात सही है। यह अनुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल रीजनिंग अनुपात के बारे में भी बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी सही है तो वनली वन आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दोनों भी सही है ना तो ए और बी यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिचित्रण मतलब मैपिंग का मतलब होता है स्थानों, दूरी और अनुपात के बारे में बच्चों को जानकारी हासिल करना। किसके माध्यम से होती है? प्रतिचित्रण या मैपिंग के माध्यम से होती है। ये लीजिए आपके पास सेकेंड लास्ट प्रश्न और यहाँ पे है गणित की भाषा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आया, पेपर फर्स्ट सेकंड में भी आ जाता है। मैथ में पूछा गया लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स यानी जो गणित की भाषा ये कैसी होनी चाहिए। प्रश्न देखिए क्या बनता है इस पे कि गणित में भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। गणितीय शब्दावली को रट्टा लगवाना, रट्टा तो भाई निगेटिव होता है, ये कैसे नहीं सही होगा हमारा। गणितीय विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना और केवल कठिन शब्दों को लिखना, केवल निगेटिव होता है ये भी नहीं होगा। परीक्षा में अधिक अंक देना ये प्रदर्शन लक्ष्य है ये भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। इसका मतलब है कि गणित में गणित की भाषा में क्या होता है कि गणितीय विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित करना। यानी कि बच्चे जो है कि गणितीय विचारों को इसमें जो है स्पष्ट और व्यवस्थित करना मतलब इसमें बच्चे जो है गणित में संवाद करते हैं। गणित की भाषा को एक तरीके से टर्मोलॉजी को बच्चे जो है कि समझ पाते हैं।
ठीक है? तो बच्चों के अंदर गणित की जो क्षमता को विकसित करना, गणित की भाषा को एक तरीके से विषय को समझें, ये गणित का जो है कि मुख्य उद्देश्य होता है। गणितीय जो विचार हैं, जो उसमें कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणा उसको समझें, उसको व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे पूछा जाता है कि गणित की प्रकृति कैसी है? तो गणित की प्रकृति तार्किक पदानुक्रमित होती है, याद रखिएगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़िया प्रश्न, अंतिम प्रश्न इस क्लास का, और पूरा अगर आपने क्लास देखा है तो आप इसके बाद जाकर के पेपर सॉल्व करिएगा। आप ज्यादातर प्रश्न आप सभी सही करने लगेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है ज्यामिति और आकृतियां से, 10 ग्राम से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 10 ग्राम से। 10 ग्राम जो है ना, एक प्रकार की एक चीनी पद्धति है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे 10 ग्राम क्या है। ये 10 ग्राम से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्राथमिक कक्षाओं में जो 10 ग्राम है, 10 ग्राम पहेलियों का उपयोग क्यों किया जाता है? प्राथमिक कक्षाओं में जो है कि 10 ग्राम एक पहेली होती है, उसका प्रयोग करके, ये एक प्रकार का टीएलएम है, एक प्रकार जो है इसका प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जाता है। इससे बच्चे क्या सीखते हैं? बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए, स्थानिक समझ, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आकृतियों की पहचान विकसित करने के लिए, और गणित को डरावना बनाने के लिए, गिनती सिखाने के लिए। तो न तो गिनती सिखाने के लिए, न गणित को डरावना करने के लिए, न बच्चों की याददाश्त बनाने के लिए। इसका प्रयोग होता है बच्चों के अंदर स्थानिक समझ और आकृतियों की पहचान विकसित करने के लिए। जैसे ये आपका जो 10 ग्राम होता है ना, ये एक प्रकार की चीनी पद्धति है। इसमें कोई 6 पॉइंट की कोई वस्तु होती है, ऐसे कुछ होता है, याद नहीं आ रहा है। उसमें क्या होता है ना कि यह एक प्रकार की 10 ग्राम ऐसी पद्धति होती है, जिससे बच्चे जो है आकृतियों की पहचान करना सीखते हैं। ठीक है? कौन-सी ये वाली आकृति अलग है, ये वाला फिगर अलग है, ये वाला फिगर अलग है, इसके माध्यम से, 10 ग्राम के माध्यम से। ठीक है? इसके माध्यम से बस याद रखिएगा, आकृतियों का पहचान करना बच्चे सीखते हैं। कौन-सी आकृति अलग है, ठीक है? जैसे वर्ग है आपका, आयत है, ये अलग है, ये सारी चीज़ें उसमें मतलब इसके माध्यम से सीखी जाती हैं। तो ये आपका 10वां प्रश्न था, और हम आपको बता दें, ये जो मैंने प्रश्न आपको कराए आज इस क्लास में, 2011 से लेकर के 2024 में ये प्रश्न बार-बार रिपीट होते रहते हैं। इस क्लास को एग्ज़ाम से पहले भी आप एक बार देख कर के जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास थी, इस तरह की क्लास जल्दी प्रोवाइड नहीं कर पाते हम आपको, है। और गणित में अगर आप पेडागोजी में इस क्लास को देख के जाते हैं, तो ज़्यादातर प्रश्न आप सही कर लेंगे, ठीक है? क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्लास आपको कैसी लगी, मेरे सब बारे में आप 2 शब्द प्लीज़ लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय-बाय, नेक्स्ट मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल से आप लोग जुड़ जाएँ, विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। बाय-बाय, नेक्स्ट